मौसम बेईमान है या फिर मुसीबत का मौसम कहें, कुछ भी कहें, लेकिन मौसम में तब्दीलियां हैं। शायद ही आपको याद हो कि जून के महीने में गर्मी जगह ठंड का एहसास आपको कभी हुआ होगा। पिछले कुछ दिनों में ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। कभी तेज धूप होती है तो कभी आंधी होती है, कभी बारिश जैसा माहौल नजर आता है। मौसम की ये आंख मिचौली पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है। वहीं हिमाचल में भी कई जगह पर मेघ जमाजम बरसे हैं, रिकॉर्ड टूटे हैं और शिमला में जून के महीने में पारा करीब 9.5 डिग्री तक गिर गया है। जबकि धर्मशाला में जहां इन दिनों में लोगों के पसीने छूटा करते थे, आज पारा 13 डिग्री तक लुढ़क गया है। इस बिगड़ैल मौसम का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है और बेमौसमी बरसात, ओलावृष्टि से करीब 150 करोड़ रुपए की फसल तबाह हो चुकी है। आखिर मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव का कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज के पीछे कौन सी वो जगह है जिससे पूरा मौसम चक्र ही तब्दील हो रखा है, बिगड़ा नजर आ रहा है? इसी के मसले पर आज चर्चा करेंगे। पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम इन दिनों बेईमान बना हुआ है। कभी तेज गर्मी तो कभी बारिश और कभी आंधी। ये सिलसिला पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। मौसम विभाग की माने तो और आने वाले कुछ दिनों में मुसीबत का ये मौसम इसी तरह लोगों को परेशान करता रहेगा। बीते दिन अधिकतम पारा भी एक ही दिन में 2.6 डिग्री तक बढ़ गया। हालांकि शुक्रवार का दिन कुछ क्षेत्रों के लिए राहत लेकर आया। सुबह के वक्त यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, नारनौल व सिरसा में आज सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों का आकलन है कि 5 जून तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तपिश बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने जताया है कि हिसार, फतेहाबाद, बापोली, घरोंडा, करनाल, इंद्री, रादौर, सफीदो, जींद, पानीपत, असंध, कैथल, नीलोखेड़ी, टोहाना, नरवाना, कलायत, थानेसर, गुला, पेहोवा, शाहबाद, अंबाला, बराड़ा, जगाधरी, छछरौली और नारायणगढ़ में बादल गरजेंगे। आकाशीय बिजली चमकेगी और अचानक से तेज हवा के साथ मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का भी अनुमान जताया गया है। 5 जून तक हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। वहीं हिमाचल का मौसम भी इन दिनों हिचकोले खा रहा है। पहाड़ों पर जून में भी सर्दी जैसी ठंड पड़ रही है। धर्मशाला में 1 जून को न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री और शिमला में 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले धर्मशाला में जून में कभी भी इतनी ठंड नहीं पड़ी। 9 जून 2010 को धर्मशाला का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री था। वहीं शिमला में 1999 के बाद इस बार जून महीने में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। अन्य शहरों के तापमान में भी ऐसी ही गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में अब सर्द मौसम, बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। वहीं किसानों की फसलें तबाह हो रही है। बीते 3 दिन की बारिश के बाद प्रदेश भर में 2 नेशनल हाईवे सहित 34 सड़कें और 1.5 दर्जन बिजली के ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं। बारिश, बर्फबारी के बाद NH3 रोहतांग टनल और NH 505 ग्राफू से छोटा दर्रा के बीच वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध हुई है। अकेले कुल्लू जिले में 24 सड़कें, शिमला में 2, चंबा में 7 और कांगड़ा में 1 सड़क बंद है। आज और कल भी बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने कुछ दिनों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। परसों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर पड़ गई है, मगर अभी अगले 4-5 दिन मौसम पूरी तरीके से साफ नहीं होगा। निरंतर हो रही बारिश के कारण ठंड भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। मौसम ने इस बार किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। बेमौसम बर्फबारी, बारिश व ओलावृष्टि से 146 करोड़ रुपए की फसलें तबाह हुई हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा नुकसान खराब मौसम के कारण फसल नहीं लगने से हुआ है।
सेब की फ्लावरिंग के वक्त मौसम अनुकूल नहीं रहने से इस बार फसल बीते साल की तुलना में लगभग 55 से 60% है, यानी 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अकेले सेब को हुआ है। इसी तरह चेरी, खुमानी, आम, बादाम इत्यादि फसलों को भी खराब मौसम से करोड़ों का नुकसान हुआ है। फलों को सबसे ज्यादा 91.18 करोड़ और कृषि उपज को 54.93 करोड़ रुपए की क्षति हुई है। अकेले शिमला जिले में 83 करोड़ की फसलें खराब मौसम की भेंट चढ़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो मौसम में काफी कुछ तब्दीलियां आ रही हैं और मौसम लगातार कभी गर्म हो रहा है, कभी सर्द हो रहा है, कभी बारिश तो कभी ओलावृष्टि। हालांकि गुरुग्राम में भी शिमला जैसा माहौल नजर आया, ओलावृष्टि हुई थी तो लोगों ने उसके साथ काफ़ी कुछ एंजॉयमेंट भी किया और कहा कि शिमला के मजे गुरुग्राम के टोल प्लाजा पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन सिंह डायरेक्टर हैं मौसम विभाग के चंडीगढ़ से और रमेश गोयल साहब पर्यावरणविद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन साहब, रमेश साहब, दोनों का स्वागत करता हूं। मनमोहन साहब, सबसे पहले सवाल आपसे कि 73 सालों का ये रिकॉर्ड टूटा है, इसके पीछे की वजह क्या है? हाँ, इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा हुई। जो मई का महीना है उसमें काफ़ी WD की फ्रीक्वेंसी रही और जितनी भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई वो काफ़ी एक्टिव रही, जिसकी वजह से जो पूरे पंजाब में या उत्तर भारत में ही हम कह सकते हैं कि जो बारिश है वो काफ़ी अच्छी हुई। पहाड़ों में हो, हिमाचल प्रदेश का एरिया हो, उत्तराखंड या पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी इवन जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो हुई और टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहे, क्योंकि लगातार बारिश, ओलावृष्टि और जो क्लाउडीनेस की वजह से जो मतलब दिन में जो है वो क्लाउड्स रहते थे और जिसकी वजह से जो है टेम्परेचर भी काफ़ी जो लोअर साइड में रहे। और अभी भी जो टेम्परेचर है वो अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा में 5-6 डिग्री तक जो है वो नॉर्मल से कम चल रहे हैं। यानी कहे मनमोहन साहब ये ट्रेलर है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते कहा जा रहा है आने वाले समय में मौसम और भी खराब होगा। हाँ बिल्कुल, अभी भी जो जून का महीना है, जैसे जून के फर्स्ट जून था, इसमें भी अच्छी बारिश हुई। मोस्टली जो प्लेसेस थे पंजाब, हरियाणा के आसपास के इलाकों में, इवन हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो काफ़ी जगह पे जो बारिश रिकॉर्ड की गई। लाइट टू मॉडरेट बारिश रही, लेकिन इससे जो टेम्परेचर है वो उसमें गिरावट रही। और अभी जो आने वाले दिन होंगे ज़्यादा एक्टिव नहीं है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन इससे जो अपने पंजाब और हरियाणा के इलाके होंगे इसमें बारिश जो है वो लाइट टू मॉडरेट आइसोलेटेड प्लेसेस पे रह सकती है और जिससे जो तापमान है वो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अभी जो बारिश ज्यादा नहीं होगी तो टेम्परेचर का जो ट्रेंड है आने वाले दिनों में थोड़ा सा राइजिंग रहेगा, लेकिन जैसे एक्सट्रीम जाते हैं या हीट वेव कंडीशंस हैं वो अभी आने वाले जो 1 वीक में ऐसी कोई भी वार्निंग नहीं रहेगी। बिल्कुल। रमेश साहब, क्या लगता है जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, हालांकि हम जब बातचीत कर रहे थे मनमोहन साहब ने बताया कि ये ट्रेलर है, इसके बाद और मौसम खराब होगा, लेकिन ये किन चीजों के कारण होता है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि इसके पीछे जो मुख्य कारण मैं समझता हूं वो है प्रतिदिन लाखों की संख्या में कटने वाले पेड़। जलवायु को जो पदार्थ उसे सही रखने के लिए है, वक्त में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके कारण वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और उसी का ये परिणाम है जलवायु परिवर्तन। अभी सरकार मध्य प्रदेश में पिछले साल 2021 में बक्सवा एक जंगल है, उसके नीचे हीरे पाए गए हैं और उन हीरों को प्राप्त करने के लिए 3 लाख से अधिक पेड़, जिसमें सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ भी हैं, उसको काटने की मंजूरी दी। पूरे देश में इसका विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध को नहीं कोई सुनता। इसी प्रकार से आरे जंगल, मेट्रो के लिए आरे जंगल काटना सरकार ने ऑर्डर किया, उसका विरोध लोगों ने किया। मैं पर्यावरण प्रेरणा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उस बात से जुड़ा हूँ। हमारे वहाँ की टीम ने उसका बहुत विरोध किया और संस्थाओं के साथ मिलकर जी। इसी तरह से अभी नागपुर में एक अजनी वन है, उसको काटने का ऑर्डर हुआ, लोगों ने कोर्ट को अप्रोच किया और कोर्ट ने उसको स्टे किया। ये जो प्रतिदिन पेड़ कट रहे हैं, ये जो विकास के नाम पर
विनाश हो रहा, ये उसका परिणाम है। 2023 जनवरी से लेके मई तक पूरा हर महीना रिकॉर्ड तोड़ने में लगा। इतनी भयंकर ठंड जनवरी में कभी नहीं हुई, सैकड़ों सालों का, इससे पहले का रिकॉर्ड ही नहीं है। इसका मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ। में फरवरी जैसा या सावन जैसा, जुलाई जैसा मौसम, ये सब जो जलवायु परिवर्तन है, ये कोई कुदरत की देन नहीं है जी। इसका प्रकृति में कोई रोल नहीं है। प्रकृति अपने हिसाब से सही चलती है। इसका मूल कारण है विकास के नाम पर होने वाला विनाश। बिल्कुल, बहुत वैलिड आपने पॉइंट उठाया है और इस विषय पर आगे और भी मंथन करेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। तो मौसम बेईमान है और काफी वैलिड पॉइंट यहाँ पर रमेश साहब ने उठाया और मनमोहन साहब से भी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन दोनों मेहमानों ने अपनी बात यहाँ पर रखी। मनमोहन सिंह और रमेश गोयल साहब फिर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमेश साहब, जैसे आपने काफी वैलिड पॉइंट उठाया कि हाँ, इंसानी गड़बड़ियों के चलते, विकास के नाम पर जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके चलते ये सब कुछ हुआ है। बहुत ही वैलिड पॉइंट है, इसलिए भी खास क्योंकि क्लाइमेट की ओर हमारी सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। हमें फॉर एग्जाम्पल, अगर भूटान का मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ, वहाँ पे एक सिस्टम होता है कि 70% आपको वन संपदा की ओर ध्यान देना पड़ता है और हरियाली रखना वहाँ पर एक कानून बनाया गया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आप जैसे कालका से शिमला तक का राजमार्ग ही ले लिए, जितने भी पेड़ हैं या पहाड़ हैं वो काट दिए गए हैं। फिर उसके बाद जोशीमठ का एग्जाम्पल ले लीजिए, किस तरीके से इंसानी दखल के कारण वहाँ पर त्रासदी हो रही है। आपको लगता कहीं ना कहीं सरकारों को ध्यान देने की जरूरत है या फिर एनजीओज को आगे आने की जरूरत है? रमेश साहब, सवाल आपसे है। बिल्कुल, रमेश साहब तक लगता है हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही और उनकी आवाज़ भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मनमोहन साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनमोहन साहब, सवाल यही है कि जो इस वक्त उत्तर भारत में स्थिति, या जो सवाल मैंने किए रमेश साहब से जवाब लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको लगता कि एनजीओ या फिर सरकारों को आगे आने की जरूरत है क्योंकि क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है, उसका असर फसलों से लेके जीव जंतुओं से लेके इंसानी जिंदगी पर भी पड़ता है? हाँ बिल्कुल, जब भी ऐसी कोई प्रोजेक्ट आता है तो इसमें पहले ही एग्रीमेंट भी होते हैं, सरकारों के साथ भी होते हैं कि जितने पेड़ कटेंगे उसके हिसाब से जो बाकी दूसरी जगह भी पेड़ जो लगाएंगे। और बहुत सारी एनजीओ हैं वो भी काम करती हैं इस विषय के ऊपर, वो भी जो पेड़ भी लगाते हैं, जहाँ आगे इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये अगर हम ओवरऑल देखें तो इन चीज़ों का जो अपने जो वेदर के ऊपर, जो क्लाइमेट के ऊपर भी जो असर पड़ता है, हम इसको माइक्रो क्लाइमेट भी बोलते हैं। मतलब हम कई बार इसको ग्लोबली ज्यादा नहीं असर पड़ता, लेकिन उस एरिया के ऊपर जो पार्टिकुलर प्लेस होती है उस पर असर जो है इनकी चीजों का काफी पड़ता है। तो इसमें जो दोनों ही हैं, सरकारों को भी और जो एनजीओस हैं उनको भी आगे बढ़कर जो है वो इसमें शामिल होना पड़ेगा, ताकि जो अपना जो पर्यावरण है इसको आगे ज्यादा मतलब नुकसान ना पहुंचे। तो इसको जो है वो स्टेबल कम से कम जो है वो रखा है। बिल्कुल। रमेश साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। रमेश साहब, पर्यावरण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से तो चलिए राहत मिलेगी, लेकिन ये लंबी राहत नहीं है। इसके बाद फिर गर्मी होगी, फिर मौसम चेंज होगा और काफी बड़ा नुकसान जो है जीव जंतुओं से लेके पक्षी और पशु पक्षियों पर पड़ता है। वास्तव में ये जो सरकार की पॉलिसी है, मेरे हिसाब से उस पर पूरी तरह अमल नहीं होता। दूसरे ये है कि पेड़ कटे 1 लाख, अब उसको दिखाते जो है वो 10 लाख लगा दिए। वन विभाग इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है जी। पहली बात तो उतने वृक्ष जितने पौधे लगाने चाहिए वो लगते नहीं है, और जो लगते हैं उनका भी पालन पोषण नहीं होता। सामाजिक संस्थाएं जो काम करती हैं वो अपने स्तर पे कुछ प्रतिशत ही कर पाती हैं। सरकार का इतना बड़ा जो वन विभाग है जिसका काम यही है
वो अपने काम के प्रति संजीदा नहीं है। ये मैं पिछले अनेक वर्षों से देख रहा हूँ जी। और जब कभी आरटीआई के माध्यम से वन विभाग से ये पूछ लें कि सिरसा की बात करूं मैं कि सिरसा जिला में कितने टोटल वृक्ष हैं, 2021 में कितने थे, 22 में लगाए कितने और अब कितने हैं, बिल्कुल। तो वो जवाब नहीं देते, बल्कि लाखों रुपए में, हजारों रुपए में एक बिल बना के भेज देते हैं कि इतने रुपए जमा कराओ फिर आपको ये जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ये इससे इतने प्रश्न बनते हैं जी। जबकि वो उत्तर एक प्रश्न में ही आने वाला होता है, क्योंकि उनकी उसमें पोल खुलती है। वास्तविकता धरातल पे कुछ होता है, करते कुछ और है, कागजों में कुछ और है। इस वजह से ये जो प्लानिंग है, ये जो नियम है, उन सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सरकार विकास की ओर बढ़े जा रही है बिना इस बात की चिंता। मैं पिछले 10-12 साल से मंचों से ये बात कहता रहा हूं कि हम जिस तेजी से पेड़ काट रहे हैं, ये बड़े स्तर बहुत पर बुरा ऐसा होगा। भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर ये लोकल लेवल पर हो रहा है सर? परिवर्तन का ही प्रभाव है कि ये आज लू चल रही है, 2 दिन के बाद जी। हवाएं चल रही है, फिर 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फिर लू चल रही है। जी। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये कहीं चक्रवात आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, तो कहीं सूखा, यानी एक तरफ अति वर्षा होती है, इतनी वर्षा हुई कि वो बाढ़ का रूप धारण करती है, विनाश करते हुए आगे पानी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है कि बिल्कुल बरसात नहीं होती, वहां सूखा होता है और उस सूखे का कारण भूजल दोहन बढ़ता है और वो एक नई समस्या क्रिएट हो जाती है। भूजल दोहन इतना हो गया है कि 2/3 से ज्यादा जल ब्लॉक। बिल्कुल ठीक है, मनमोहन साहब हमारा इंतजार करें। मनमोहन साहब, क्या लगता है आपको अब फसलों का क्या होगा? क्योंकि पंजाब में भी अगली फसलों का सीजन आ रहा है, किसान उसकी तैयारियां कर रहे हैं और उसको लेकर भी देरी होगी। और सेब की फसल की बात की जाए तो 1500 करोड़ का वैसे ही नुकसान हो गया है और 54 करोड़ और फसलों की बात की जाए उनका नुकसान हुआ है। और पंजाब में यानी किसान जो है वो पहले ही त्रस्त है, कर्जे की बात हो या फिर छोटे किसानों को ज्यादा नुकसान होगा। हाँ जी बिल्कुल। इस बार जो आपने जो विंटर मंथ्स थे इसमें भी काफ़ी मतलब जो वेदर में चेंजेस रही, जिसकी वजह से जो अपनी जो रबी की क्रॉप थी उसको काफ़ी डैमेज हुआ। तो अभी भी जैसे पिछले मई के महीने में भी जो बारिश चलती रही, तो इसमें कुछ जो अगर फार्मर्स की बात करें तो जो जैसे कॉटन की क्रॉप है इसको काफ़ी मतलब जो डैमेज हुआ है। और लेकिन जैसे कि अभी आने वाले जो दिन होंगे इसमें कुछ फायदे भी होते हैं, जिसमें कि जो अपनी धान की फसल है उसकी बुआई होनी है, तो उसमें पानी जैसे मतलब बारिश अच्छी हुई है तो उसका जो है वो किसानों को काफी लाभ भी मिलेगा। तो ऐसे जब भी कभी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आती हैं तो इसमें कुछ फायदे भी हो जाते हैं तो कुछ नुकसान भी हो जाते हैं। लेकिन अभी जो आने वाले दिन होंगे इसमें जो मई अपना जो कुछ एक दिन तो बारिश नहीं है, जो फर्स्ट वीक है इसमें थोड़ी बारिश रहेगी। सेकंड वीक जो मोस्टली जून का जो है वो उसमें नॉर्मल से काफी बारिश कम रहेगी। लेकिन जो 3rd और 4th वीक होगा इसमें दोबारा से जो है वो बारिश जो हो सकती है। तो जो अपने किसान हैं वो अकॉर्डिंगली प्लान भी कर सकते हैं कि वो कैसे करना है। बाकी जैसे ओवरऑल जो इस बार मानसून सीजन की फोरकास्ट भी हुई है कि जो अपने उत्तर भारत में जो मानसून है उसमें थोड़ी सी जो बारिश है नॉर्मल से कम रह सकती है, जो 100% ठीक है सर। होती है। मनमोहन साहब, रमेश साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे मनमोहन साहब ने भी काफी वैलिड पॉइंट उठाए। उन्होंने कहा है कि फसलों के लिए ये जो बारिश है कहीं ना कहीं लाभदायक है, क्योंकि धान की फसल आनी है। हाँ ठीक है, जिसको नरमा कहा जाता है, कॉटन की जो फसल है उसको जरूर नुकसान होगा। फिलहाल उसकी गिरदावरी को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं पंजाब में, और हिमाचल में तो नुकसान हुआ ही है। 1400 करोड़ की फसल जो है इस वक्त खराब हो चुकी है। सेब की मैं बात कर रहा हूं, और खुमानी और बाकी फसलों पर भी नुकसान हुआ है। नमस्कार।